गुड इवनिंग प्रेजेंटिंग ऑल डॉक्टर्स। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह इंटरनेशनल फोरम प्रमोटिंग हिंदी क्षेत्र के 964वां सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आप सभी अवगत होंगे, यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है। पिछले काफी समय से निरंतर प्रतिदिन इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका हिंदी के अलावा इंग्लिश और मलयालम में भी आयोजन किया जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है, होम्योपैथ क्षेत्र के पहचान और बहुत सारे इच्छुक लोगों के ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने से पहले डेली रूटीन को फॉलो करते हुए 1 मिनट का मौन रखेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हमें सही मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह आज के इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि एवं वक्ता डॉक्टर मंजुषा संदीप नदवाकर जी हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर मंजुषा जोशी नरवाडकर, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष होम्योपैथ फार्मेसी विभाग के, पीडी जैन होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परभनी में, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नासिक महाराष्ट्र में अध्ययन बोर्ड की सदस्य भी हैं और साथ ही में आरटीओ परभनी में महिला शिकायत समिति के सदस्य भी हैं। आज का जो उनका टॉपिक है, हैनिमेनियन कॉन्सेप्ट ऑफ पोसोलॉजी इन डिफरेंट एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। अब मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर मंजुषा जी से अनुरोध करती हूँ वो अपना व्याख्या प्रारंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतिभा मैडम। सबसे पहले ये जो मेरा लेक्चर मैं देने जा रही हूँ, उसके पहले मैं जो होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमन है, उनको शत शत नमन करना चाहती हूँ। और आज जो ये लेक्चर मुझे IFPH प्लेटफॉर्म पे डिलीवर करने का अवसर आदरणीय डॉक्टर साहनी सर ने दिया है, उनको मैं पहले तो प्रणाम करना चाहती हूँ और धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। और आज जो मेरा टॉपिक है, हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हनीमनियन कंसेप्ट ऑफ पोसोलॉजी इन डिफरेंट एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन है। तो जो पोसोलॉजी है, पोसोलॉजी यानी कि डोजेस डोजेस का जो साइंस है, वो डॉक्टर हैनीमन ने अलग अलग जो 6 एडिशंस है, उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद में कुछ गाइडलाइंस सब होम्योपैथिक फिजिशियन को दिए हैं, वो आज हम देखेंगे। एक्चुअली जो कंसेप्ट है पोसोलॉजी का, क्योंकि जैसे ही होम्योपैथी का बर्थ इन्वेंशन डॉक्टर हैनीमन ने किया है, तो उसके पहले ही डॉक्टर हैनीमन जो है डिससेटिस्फाइड थे कि जो एलोपैथिक मेडिसिन का बहुत ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन पेशेंट को देते थे और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट में मिलते थे, उसकी वजह से डॉक्टर हैनीमन जो है वो बहुत दुखी थे, डिससेटिस्फाइड थे। तो मेरा ऐसा कहना है कि जिस दिन होम्योपैथी का जन्म हुआ है, उसी दिन जो पोसोलॉजी है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ डोजेस है, उसका भी जन्म हो गया है। क्योंकि हैनीमन डॉक्टर हैनीमन के माइंड में परफेक्ट था कि जो डोज से रिलेटेड डिसीज भी, डोज से डिसीज तो क्योर होता है, लेकिन डोज की वजह से दूसरा डिसीज जो है वो पेशेंट में देखने को मिलता है, उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं और ये कहीं ना कहीं उनको बहुत दुख देता था। तो जैसे ही हम सबको पता है, हम सब होम्योपैथिक लोगों को पता है कि डिस्कवरी होम्योपैथिक की कैसी हो गई है, इन्वेंशन कैसे हुआ है, जो डॉक्टर हैनीमन ट्रांसलेट कर रहे थे क्यूलेंस मेट्रामेडिका, तब उनको पता चला कि जो सिंकोना बार्क ड्रग है, वो दवा लेने के बाद में कॉलरा लाइक सिम्टम, मलेरिया लाइक सिम्टम जो है वो ट्रीट होते हैं
और उसी समय ये मलेरिया को ट्रीट भी करता है। और फिर उस दिन से जो है होम्योपैथी का इन्वेंशन होना शुरू हुआ है। और डॉक्टर हैनीमन ने ये गाइड किया है, बेसिक प्रिंसिपल दिया है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा प्रिस्क्राइब करेंगे वो सिंगल सिंपल रेमेडी हो और उसके डोजेज जो है वो मिनिमम कम मात्रा में हो और उसका इंटरवेंशन भी बहुत मिनिमम हो। ये पहले ही उनको उनके माइंड में फिक्स था और उसी तरह से उन्होंने हमें भी कहा है कि जब भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो एक ही दवा दो, 2 3 4 मिक्स करके दवा एट ए टाइम नहीं देना चाहिए। और रेमेडी का जो मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं पेशेंट को वो बहुत सिंपल वे से प्रिस्क्राइब होना चाहिए। उसके डोजेस का ज़्यादा रिपीटेशन नहीं होना चाहिए और उसकी क्वांटिटी जो जो भी है वो कम मात्रा में हो। ये बेसिकली उन्होंने हमें बताया है। फिर डिफरेंट जो एडिशंस है, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते गए, जैसे जैसे उनको एक्सपीरियंस आए हैं तो वो सभी एक्सपीरियंसेस डिफरेंट ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में उन्होंने उन्होंने दिए हैं। सिर्फ ऑर्गेनॉन में ही नहीं, डॉक्टर हैनीमन ने बहुत सारे जो किताबें लिखी है जैसे मैथमेटिका प्यूरा है, क्रॉनिक डिसीजेस है, उसमें भी डॉक्टर हैनीमन ने पोसोलॉजी के बारे में बहुत सारी गाइडलाइंस हमें दी है। पर आज हम सिर्फ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन जो है उसका ही हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मुझे जितना मैंने पढ़ा है और उस बेस पे मैं आज ये मेरा लेक्चर जो है एडिशंस वाइज जो हैनीमन ने गाइडलाइन दिए है वो मैं आज आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो जो फर्स्ट एडिशन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का पब्लिश हुआ है वो 1810 में पब्लिश हुआ है। और तब बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होम्योपैथी में नहीं हुआ था, लेकिन जो बुक लिखा गया है तो उसमें जो एफोरिज्म्स है 244 एंड 245, तो उसमें डॉक्टर हैनीमन ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं कि डोज किस तरह का होना चाहिए। तो उसमें उनका कहना है कि डोज का जो मात्रा है वो कम होनी चाहिए और इतना ही डोज होना चाहिए कि जो नेचुरल डिसीज को ओवर पावर कर सके। कि एज बहुत सारा उनके एक्सपेरिमेंट्स अभी बाकी थे, इनिशियल स्टेज थी, इसलिए फर्स्ट एडिशन में उन्होंने कुछ खास गाइडलाइन हमें नहीं दिए, लेकिन ये जरूर बताया है कि जो डोज होता है वो बहुत कम मात्रा में पेशेंट को देना चाहिए। तो ये गाइडलाइन उन्होंने फर्स्ट एडिशन में हमें दिया है। सेकेंड एडिशन जो है वो 1818 में पब्लिश हुआ है और उसके जो एफोरिज्म्स है वो 300 से लेके 308 तक उन्होंने कुछ डिस्क्राइब किए हैं। और एज का यस हाँ, सॉरी मैम इंटरप्शन। मैम एक्चुअली स्क्रीन अच्छे क्लियर नहीं दिख रहा है, तो एक बार आप चेक कर लेना। अच्छा आप उसे स्लाइड शो में डाल दीजिए मैम। अच्छा अच्छा सर। अभी दिख रहा है? हाँ मैम क्लियर दिख रहा है। स्लाइड शो में आ जाएगा तो हाँ ठीक आएगा। हाँ लेकिन आपका प्रिंटिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, चलिए अब ऐसा चलेगा। ओके सर। सो जो सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ है वो 1818 में पब्लिश डॉक्टर हैनीमन ने किया है। और उसके जो एफोरिज्म्स है 300 से लेके 308 तक डॉक्टर हैनीमन ने कुछ गाइडलाइन हमें दिए हैं कि मेडिसिन किस तरह से होना चाहिए। तो उनका कहना है कि जो डोज होना चाहिए वो मिनिमम डोज का तो पहले से ही उनका फोकस्ड था, एकदम उनका आइडिया क्लियर था कि डोज शुड बी मिनिमम। तो उनका कहना है कि सेकेंड एडिशन में भी मैं कुछ खास उस पर बोल नहीं सकता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट जो है मेरे जारी है, ऑब्जर्वेशंस और एक्यूरेट एक्सपीरियंसेस भी उसको ज़रूरी है ताकि ये डोज जो है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकूं। तो फर्स्ट और सेकंड एडिशन में स्मॉलनेस ऑफ डोज ये डॉक्टर हैनीमन ने हमें खास करके बताया है।
जो थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ है वो 1824 में पब्लिश हुआ है। और ये एडिशन में डॉक्टर हैनीमन ने स्पेसिफिक वर्ड्स डाइल्यूशन के लिए यूज किए हैं, लो एंड लोएस्ट, हाई एंड हाईएस्ट, क्योंकि जो डोजेस प्रिस्क्राइब करते थे वो वाटर फॉर्म में करते थे, डाइल्यूशन फॉर्म में करते थे। तो जब डाइल्यूशन का जो पोटेंटाइजेशन रहता था वो लो रहता था, तो तब डॉक्टर हैनीमन उसको कहते हैं लो एंड लोएस्ट। और जब डाइल्यूशन के पोटेंटाइजेशन डायनामाइजेशन जो है, जो उसकी डायनामिक पावर अगर इंक्रीज है तो उसको हाई एंड हाईएस्ट, ऐसा हैनीमन ने यहाँ प्रोनाउंसिएशन थर्ड एडिशन में किया है। और उनका कहना है कि स्मॉलेस्ट डोज यानी कि एक ड्रॉप जो है वो स्मॉलेस्ट डोज नहीं हो सकता है, तो उसको और कम मात्रा में कैसे देना चाहिए। तो उन्होंने जो पॉपीसीड साइज ग्लोब्यूल्स है, एकदम खसखस के दाने के जितने जो ग्लोब्यूल्स रहते हैं, तो वो मेडिसिन से मॉइस्ट करके एक दो या एक ग्लोब्यूल जो है पेशेंट को देना चाहिए, ऐसा उन्होंने ये थर्ड एडिशन में कहा है। हम लोग देखते हैं कि जब एलएम पोटेंसी प्रिपेयर होती है तो ये जो पॉपीसीड साइज ग्लोब्यूल्स है, 500 ग्लोब्यूल्स पॉपीसीड साइज के एक ड्रॉप से मॉइस्ट होते हैं। तो डॉक्टर हैनीमन के माइंड में कितना स्मॉलनेस ऑफ डोज थर्ड एडिशन में भी चल रहा था, ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने लो एंड लोएस्ट एंड हाई एंड हाईएस्ट डाइल्यूशन के बारे में उन्होंने प्रोनाउंसिएशन किया है, और उन्होंने सजेशन दिया है कि डोज तो इतना कम होना चाहिए कि हार्डली एक या दो पॉपीसीड साइज ग्लोब्यूल्स ही हम पेशेंट को देना चाहिए। तो इस तरह से थर्ड एडिशन में डॉक्टर हैनीमन ने हमें बताया है। और जब फोर्थ एडिशन पब्लिश हुआ है तो वो 1829 में पब्लिश हुआ है, और इसके एफोरिज्म्स जो है 240 से लेके 245 तक डॉक्टर हैनीमन ने हमें गाइडलाइन दिए हैं। और ये फोर्थ एडिशन में जैसे ही उनके एक्सपेरिमेंट्स होते गए गए तो स्मॉलनेस ऑफ मेडिसिन तो है ही, लेकिन जो डोज है वो रिपीट नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। कि हम एक बार होम्योपैथिकली जब मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं और जब हम वो पेशेंट को देते हैं तो वेट एंड वॉच पॉलिसी उन्होंने ये एडिशन में सजेस्ट की है कि क्रॉनिक डिसीज रहे या एक्यूट डिसीज रहे, तो दोनों में भी जब पहला डोज हम पेशेंट को देते हैं तब हम थोड़ा हमें वेट करना चाहिए कि वो मेडिसिन की एक्शन देखनी चाहिए। अगर मेडिसिन बराबर होम्योपैथिकली जो डिसीज है उसको अगर ट्रीट कर रहा है तो उसकी जो प्रोग्रेशन है डिसीज की वो हमें डोज रिपीट करके नहीं रोकना चाहिए। तो इसकी वजह से डॉक्टर हैनीमन को लगता था कि रिपीटेशन जो है वो डोज का नहीं होना चाहिए। और दोनों भी कंडीशन में एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक कंडीशन में उन्होंने यहाँ रिपीटेशन यहाँ जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया है। तो उनका कहना है कि जैसे मेडिसिन का एक्शन है वो हम देखते रहे, वेट एंड वॉच पॉलिसी यहाँ हैनीमन ने दिए है, और रिपीटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया है। तो ये हम देख सकते हैं कि फोर्थ एडिशन में रिस्ट्रिक्शन है, मिनिमम डोज तो है ही, एक्यूट और क्रॉनिक दोनों भी डिसीजेस में उन्होंने वेट एंड वॉच पॉलिसी उन्होंने हमें सिखाई है। और जब मेडिसिन का प्रोग्रेशन है और सपोज मेडिसिन एक्शन भी नहीं करता है कुछ वक्त, तो भी थोड़ा पॉज लेना जरूरी है। जब हम वही मेडिसिन सेकेंड टाइम प्रिस्क्राइब करेंगे या दूसरा मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब करने की जरूरत है, तो भी पहले मेडिसिन की जो भी एक्शन है वो देखने के लिए यहाँ इमीडिएटली अगर कुछ पेशेंट में बदलाव भी नहीं दिखा है तो भी थोड़ा पॉज लेने की जरूरत है, ऐसा हैनीमन ने यहाँ सुझाव फोर्थ एडिशन में दिया है। जो भी एमुलेशन पेशेंट में दिखता है उसमें डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उन्होंने रिपीटेशन जो है वो यहाँ रिस्ट्रिक्ट किया है। तो फोर्थ एडिशन का कंक्लूजन हम देखेंगे कि डोज का साइज तो एकदम लिमिटेड ही हो, एक या दो स्मॉल पॉपिसिड साइज हम पेशेंट को देना चाहिए।
और सिंगल यूनिट डोज, एक ही डोज सिर्फ हमें पेशेंट को देना जरूरी है, ताकि जो भी एमल्ट्रेशन है उसमें डिस्टर्बेंसेस ना हो, कंटिन्यूअस एमल्ट्रेशन हम देख पाए। और वेट एंड वॉच पॉलिसी उन्होंने सजेस्ट की है, और रिपीटेशन उसकी वजह से उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है। जब तक मेडिसिन की एक्शन एक्सपायरी ना हो तब तक कौन सा भी दूसरा डोज हम पेशेंट को ना दे, ये सजेस्ट किया है। और अगर एक्शन इमीडिएटली हम नहीं देख पाते हैं तो भी थोड़ा पॉज लेके फिर हम दूसरा मेडिसिन देने का सजेशन ये 4th एडिशन में डॉक्टर हैनीमन ने किया है। फिर अभी जो है 5th एडिशन में देखेंगे डॉक्टर हैनीमन ने क्या क्या बदलाव डोजेस के बारे में दिए हैं। सो एज हैनीमन का जो एक्सपेरिमेंट है वो चलते जा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं जाके खुद के ही जो एक्सपेरिमेंट्स डोजेस के बारे में थे वो डिससेटिस्फाइड थे, क्योंकि जो क्रॉनिक डिसीजेस है, एक्यूट डिसीजेस में थोड़ा बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते भी थे। बहुत सारे जो उनके एक्सपेरिमेंट्स है दवा के साथ में वो रेफरेंस बुक में दिए हैं, लेकिन मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। तो एक्यूट डिसीजेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको मिलते भी थे, लेकिन जहाँ तक क्रॉनिक डिसीज है वो उसमें बहुत ज़्यादा ये होम्योपैथिक का जो मेडिसिन है तो वो पोटेंटाइज फॉर्म में उनको जितना चाहिए उतना वर्क नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं जाके डिससेटिस्फाइड थे कि वेट एंड वॉच पॉलिसी वगैरह जो उन्होंने पहले बताई थी। तो और हैनीमन के साथ में उनके जो फॉलोअर्स थे तो वो भी कहीं ना कहीं जाके हैनीमन का ये जो 30C तक ही जो डाइल्यूशन वो अभी तक यूज करते थे। तो जो डिसिपल्स थे उनका कहना था कि नहीं, कुछ ज्यादा डायनामाइज करने के बाद में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हैनीमन के साथ में उनका थोड़ा कंट्रोवर्सी चलता था 5th एडिशन के टाइम में। तो हैनीमन ने भी फिर कंसीडर किया कि नहीं, मुझे भी देखना चाहिए कि ये जो क्रॉनिक डिसीजेस में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं क्योर में, तो वो कहीं तो भी जो डोज है वो एक कारण हो सकता है। फिर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उनको पता चला कि नहीं, हाँ, कुछ अगर इंक्रीज करे डायनामाइजेशन, डायनामिक लेवल अगर ड्रग का इंक्रीज करे तो अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। देन ही वाज सेटिस्फाइड एट दैट टाइम। और उन्होंने फिर हमने देखा है कि जो 5th एडिशन है डॉक्टर हैनीमन ने सेंटिसिमल स्केल जो है इन्वेंशन किया है, क्योंकि उन्होंने ये सेंटिसिमल स्केल से जो मेडिसिन बनाए हैं वो यहाँ यूज करके उसके रिजल्ट्स भी अच्छे से देखे हैं, इसलिए उन्होंने सेंटिसिमल स्केल का अनाउंस यहाँ कर दिया था। और उन्होंने जो मेडिसिन ये एक्सपेरिमेंट के टाइम लिए थे, तो हम देखते हैं कि 60C पोटेंसी, 150C पोटेंसी और 300C पोटेंसी से जो दवा बनी है उसके यूज करके पेशेंट में बहुत सारे अच्छे से रिजल्ट्स वो उन्होंने देखे हैं। और उन्होंने अनाउंस किया है कि सेंटिसिमल स्केल से जो हायर पोटेंसीज है वो देने के बाद में क्योर जो है पेशेंट में देखने को मिलता है। और हाँ, जो पहले के 4th एडिशन तक हैनीमन का कहना था कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ अभी हैनीमन ने गाइड किया है कि नहीं, यहाँ अगर डोज हाई डायनामाइज है तो हम लोग रिपीट कर सकते हैं, ताकि जो रिकवरी है, जो क्यूरेटिव प्रोसेस है उसको स्पीड अप किया जाए। तो ये एफोरिज्म में ये बहुत बड़ा बदलाव डॉक्टर हैनीमन ने हमें सुझाव दिया है पोटेंसी चॉइस करने के लिए या डोज जो है वो देने के लिए, कि रिपीटेशन हम कर सकते हैं आराम से, और जो हाई पोटेंटाइज मेडिसिन है वो हम पेशेंट्स को दे सकते हैं, ताकि जो क्यूरेटिव प्रॉपर्टी है ड्रग की वो स्पीड अप लेके पेशेंट जो है वो जल्दी से जल्दी क्योर हो सकता है। तो ये गाइडलाइन जो है हमें डॉक्टर हैनीमन ने 5th एडिशन में दिया है। तो हम कह सकते हैं कि 5th एडिशन में हाई पोटेंसी का इन्वेंशन हुआ है। और यस, इंस्टेड ऑफ जो पहले ड्राई डोज ग्लोब्यूल्स डॉक्टर हैनीमन देना चाहते थे 4th एडिशन में, वो भी यहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा बदलाव किया है कि इंस्टेड ऑफ ड्राई डोज सॉल्यूशन में मेडिसिन अगर पेशेंट को दे दिया जाए तो जो टंग के नर्व्स है
वो जल्दी से मेडिसिन एब्सॉर्ब करके मेडिसिन का जो रिजल्ट है वो जल्दी से हमें देखने को मिलता है। तो वो भी बदलाव हम ये 5th एडिशन में देख सकते हैं। रिपीटेशन देख सकते हैं, सॉल्यूशन जो है मेडिसिन का वो देना ज़रूरी है, ये भी उन्होंने सुझाव दिया है। तो इस तरह का थोड़ा बदलाव हम हाई पोटेंसी, इस तरह के जो बदलाव है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने में, ये 5th एडिशन में डॉक्टर हैनीमन ने हमें बताए हैं। और अब जो है 6th एडिशन है। आफ्टर लॉन्ग एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपीरियंस, डॉक्टर हैनीमन वाज डेवलप्ड सो मच इन पोसोलॉजी। जो डोज हम देते हैं उसमें बहुत सारा बदलाव हैनीमन ने यहाँ दिया है, क्योंकि ये एडिशन में डॉक्टर हैनीमन ने जो लास्ट एडिशन में सेंटिसिमल स्केल का इन्वेंशन हुआ था, लेकिन 6th एडिशन में जो एलएन पोटेंसी है 50 मिलीसिमल पोटेंसी है, तो वो हैनीमन ने इन्वेंट किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो ये वर्क है 6th एडिशन, वो उनके रहते हुए पब्लिश नहीं हो पाया है। और कुछ कारणवश ये जो 6th एडिशन है ये 78 ईयर्स के बाद में पब्लिश हो गया है। और यहाँ डॉक्टर हैनीमन ने बहुत अच्छे से हमें गाइडलाइन दिया है कि अगर दवा होम्योपैथिक है, हाईली पोटेंटाइज है, और सॉल्यूशन में अगर दवा है, प्रॉपर डोज भी बराबर है, प्रॉपर इंटरवल भी है, तो भी जो डोज हम दे रहे हैं इट शुड बी इन डेविएटेड फॉर्म। तो उनका कहना है कि जो हम बार बार रिपीटेशन दे रहे हैं वो एक जैसे ही मेडिसिन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक जैसे ही नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मेडिसिन में बदलाव होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बताया कि सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है। तो जो सपोज 8-10 ग्लोबुल जो पोपिसिड साइज के 1 कप ऑफ वाटर में डालने के बाद में वो स्टर करके फिर 1-2 स्पूनफुल जो है पहला डोज अगर हम पेशेंट को देते हैं, तो दूसरा डोज जब रिपीट करना होता है तब वही 1 कप में का मेडिसिन पेशेंट को ना देते हुए उसका दूसरा सॉल्यूशन बनाना है। और दूसरी बार सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तब दूसरा 1 कप ऑफ वाटर लेना है, और जो पहले वाला अपन मेडिसिन बनाया है उसमें के 1 या 2 स्पूनफुल मेडिसिन लेके वो दूसरे कप में डाल के फिर वो अच्छी तरह से मिक्स करके वो डोज दूसरे बार पेशेंट को देना चाहिए। तो और जब भी तीसरे बार दे रहे हैं तो और तीसरा कप पानी लेके, फ्रेश पानी लेके, जो सेकंड टाइम हमने मेडिसिन बनाया है तो उसमें से 2 स्पूनफुल लेके पानी वो तीसरे कप में डाल के, तो ऐसे डेविएट फॉर्म में जो है मेडिसिन पेशेंट को देना जरूरी है, ताकि उनको लगता है कि हाई अगर पोटेंसी दे दिए जाए तो अनवांटेड एग्रेवेशन हो सकता है पेशेंट में। तो इसीलिए डेविएटेड फॉर्म में मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, हाईली पोटेंटाइज मेडिसिन, डिजॉल्व इन वाटर, प्रॉपर डोज, प्रॉपर इंटरवल मेंटेन करते हुए ये डेविएटेड फॉर्म में जो है वो मेडिसिन पेशेंट को देना चाहिए। तो अनवांटेड जो एग्रीवेशन है वो हम कम कर पाते हैं। ऐसा सुझाव डॉक्टर हैनीमन ने 6th एडिशन में दिया है। तो इस तरह का बदलाव हम देख पाते हैं कि आफ्टर कितना रिसर्च वर्क करने के बाद में डॉक्टर हैनीमन ने हमें बहुत अच्छे से गाइडलाइन दिया है कि हमारा डोज, फिजिशियन तो बहुत अच्छे से केस टेकिंग तो कर सकते हैं, केस टेकिंग करने के बाद में मेडिसिन का सिलेक्शन भी आराम से होता है, लेकिन बहुत बार जो फिजिशियन है वो कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह का डोज हम पेशेंट को देना चाहिए, लोअर देना चाहिए, हायर देना चाहिए, मीडियम पोटेंसी देनी चाहिए, रिपीटेड फॉर्म में देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। अगर हम ये 6th एडिशन का जो बदलाव हम अगर पढ़ेंगे तो हमारे पूरे आइडियाज क्लियर हो जाएंगे कि पेशेंट में किस तरह के डोज हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये गाइडलाइन जब हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं ये बहुत ही जरूरी है। तो कुछ जब हम डोज सिलेक्ट करते हैं, पोटेंसी सिलेक्ट करते हैं, तब हम कुछ बातें याद रहना जरूरी है कि मेनली जो है पोटेंसीज के 3 तरह के पोटेंसीज है, लो पोटेंसी है, मीडियम पोटेंसी है
और हाई पोटेंसीज है। लो पोटेंसी जो है तो वो 6x, 12x और 30। तो अभी 12x तो बहुत कम यूज करते हैं फिजिशियन, लेकिन जो पुराने फिजिशियन थे वो 12x भी यूज करते थे। तो 12x अप टू 30 तक लो पोटेंसी हम कह सकते हैं, और मीडियम पोटेंसी 200 टू 1m जो है वो हम मीडियम पोटेंसी कंसीडर कर सकते हैं। और जो हाई पोटेंसीज है अबव 1m, 10m, LM, ये जो पोटेंसीज है वो हाई पोटेंसीज है। और लो पोटेंसीज जो है वो ऑर्गेनोट्रॉपिक है, जहाँ ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है डिसीज में। तो लो पोटेंसीज वर्क वेल, बहुत अच्छे तरह से काम करता है। और जब सिर्फ फंक्शनल चेंजेस है कि जिस तरह से कॉमन फ्लू है, कोल्ड कोराइजा है, तो उसमें क्या होता है कि जस्ट हेडेक है, बॉडी एक है, स्नीजिंग है, तो ये समटाइम फीवर्स, जो बुखार रहता है, पेशेंट को टेम्परेचर रहता है, वो भी होता है, लेकिन उसमें कुछ ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो इस तरह के डिसीजेस में हम मीडियम पोटेंसी दे सकते हैं। सिर्फ फंक्शनल चेंजेस है पेशेंट में, फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस है, तो मीडियम पोटेंसी जो है वो बहुत अच्छे तरह से वर्क करती है। और जब डिसीज इज ड्यू टू मेंटल कॉज, तो बहुत सारे ऐसे क्रॉनिक डिसीजेस रहते हैं, वो उसका कॉज जो है, जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि हाँ, कुछ तो भी मेंटल कॉज है, इसके वजह से ये फिजिकल सब साइंस एंड सिम्टम्स हमें मिलते हैं। तब हम इस तरह के पेशेंट में हाई पोटेंसीज यूज कर सकते हैं। तो ये पोटेंसी के बारे में हम सोच सकते हैं कि लो पोटेंसीज अप टू 30 मीन्स लो पोटेंसीज, 201m मीन्स मीडियम पोटेंसी, जो सिर्फ फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस है वो उस पे हम दे सकते हैं। और जहाँ डिसीज का कारण ही मानसिक हो, तब हाई डिसीज, हाई पोटेंसीज हम उसमें दे सकते हैं। और जब हम पोटेंसी चॉइस करते हैं, जब हम डोज चॉइस करते हैं, तब कुछ ऐसे पॉइंट्स है वो भी करना बहुत कंसिडर करना जरूरी है, जैसे कि ससेप्टिबिलिटी जो पेशेंट की है, तो वो भी कंसिडर करना चाहिए। एक्चुअली जब केस टेकिंग होती है, तब हमें थोड़ा सा अंदाजा आ सकता है कि पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी कैसी है। ये ससेप्टिबिलिटी जो है वो एज से रिलेटेड भी है। यंग एज में गुड ससेप्टिबिलिटी रहती है। ओल्ड एज में जैसे ही वियर एंड टियर होता है ऑर्गन्स का, एग्जॉस्ट होते हैं ऑर्गन्स, तो जीरियाट्रिक एज में जो है हम लो पोटेंसीज यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मिडिल एज है, जो छोटे बच्चे हैं, उनमें मीडियम पोटेंसी टू हाई पोटेंसीज हम यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में हमें पेशेंट के हैबिट्स और पेशेंट किस एनवायरनमेंट में रहता है वो भी देखना ज़रूरी है। अगर पेशेंट का वर्क जो है वो ज़्यादा मेंटल लेवल का है, तो हम हाई पोटेंसी यूज कर सकते हैं ताकि बेटर रिजल्ट हमें मिले। और अगर पेशेंट ज़्यादा फिजिकल वर्क है, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि उसका उसका जो वाइटल फोर्स है वो स्टिमुलेट करने के लिए थोड़ा लोअर पोटेंसीज जो है वो देना ज़रूरी होती है। और अगर पेशेंट को कुछ हैबिट्स है, ग्रॉस हैबिट्स है, जैसे टोबैको चीविंग है, या फिर बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट को हैबिट नहीं रहती है, लेकिन वो जो एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जगह जैसे कि ड्रगिस्ट है, परफ्यूमिस्ट है, वो कंटिन्यूअसली इन्फ्लुएंस रहता है वो एक आधे सब्सटेंस का, तो वो वक्त भी हमें जो है लो पोटेंसी हमें यूज करना जरूरी होता है। देन कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट भी पेशेंट का कंसिडर करना जरूरी होता है। फिर नेचर ऑफ डेप्थ ऑफ डिसीज, तो डिसीज किस तरह का है, एक्यूट डिसीज है या क्रॉनिक डिसीज है। अगर एक्यूट डिसीज है तो उनमें मीडियम टू हाई पोटेंसीज दे सकते हैं। लेकिन अगर क्रॉनिक डिसीज है, क्रॉनिक डिसीजेस के भी अलग अलग तरह का होता है। क्रॉनिक डिसीज तो होता ही है, वो पेशेंट में हमेशा हमें देखने को मिलता है, लाइफ टाइम कभी कभी वो डिसीज रहता है। लेकिन हर बार पेशेंट
कि सफरिंग जो है वो सेम नहीं होती है। जैसे अभी विंटर सीजन चल रहा है और अर्थराइटिस के कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो अर्थराइटिक कंप्लेंट्स के ये एग्रीवेशन टाइम हम बोल सकते हैं कि विंटर सीजन में या ड्राउजी सीजन में जो है वो अर्थराइटिक के कंप्लेंट्स होते हैं। जैसे समर सीजन में उनका रिलीफ मिलता है कंप्लेंट से, उतना वो कंप्लेनिंग नहीं करते हैं कि हाँ मेरे जोड़ों में दर्द है या कुछ हड्डियों में दर्द है। तो इस तरह के जो क्रॉनिक डिसीज लेकिन एक्यूट अटैक रहता है, तो लो या मीडियम पोटेंसी जो है हम दे सकते हैं। और क्रॉनिक डिसीज है और जहाँ ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे कैंसर कंडीशन है तो ऑर्गन में पैथोलॉजिकल कंडीशन जो है ऑर्गन की बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह के जो डिसीजेस है उसमें लोअर पोटेंसी जो है वो अच्छे से वर्क कर सकती है। और ऐसा भी क्रॉनिक डिसीज है जहाँ सिर्फ फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस है, जैसे कि माइग्रेन है। तो माइग्रेन बहुत सालों तक एक आधे पेशेंट को हो सकता है, तो लेकिन उसमें ऑर्गन की कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो इस तरह के जो डिसीजेस है वो हम मीडियम फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस है उसमें मीडियम टू हाई पोटेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ जो पेशेंट कैसे काम करता है। अगर मेंटल वर्क ज़्यादा है तो हाई पोटेंसीज यूज करो, अगर फिजिकल वर्क ज़्यादा है तो लो टू मीडियम पोटेंसीज जो है वो हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो इस तरह का हमें जब हम पेशेंट को मेडिसिन चॉइस करते हैं, डोज चॉइस करते हैं, तो डेप्थ ऑफ द डिसीज भी सोचना ज़रूरी है। फिर नेचर ऑफ द मेडिसिन, मेडिसिन भी मेडिसिन का नेचर मतलब ये है कि मेडिसिन किस चीज से बना है। बहुत सोर्सेस से बहुत सोर्सेस से होम्योपैथी में मेडिसिन बनते हैं, जैसे कि वेजिटेबल सोर्सेस है, मिनरल सोर्सेस है, सार्कोड, नोसोर्स, इम्पॉन्टिबिलिया, ये सोर्सेस से जो मेडिसिन बनता है उसके बारे में भी हम जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, पेशेंट को देते हैं, डोज सिलेक्ट करते हैं, तब हमें सोचने की जरूरत है। जो वेजिटेबल से बनते हैं मेडिसिन तो वो आराम से हम पेशेंट में दे सकते हैं, क्योंकि उनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। और अगर ज़्यादा एग्रेवेशन भी हो सकता है तो हम अच्छी तरह से उसको कंट्रोल भी कर पाते हैं। लेकिन वही अगर मेडिसिन मिनरल सोर्स से दिया जाए, वही अगर मेडिसिन एनिमल सोर्स से, जैसे कि ऑफियोटॉक्सिन है जो स्नेक पॉइजन से बनता है, तो वो मेडिसिन देते टाइम हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम ये मेडिसिन रिपीट ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। नो डाउट हाई पोटेंसी में ही देना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ रिपीटेशन बहुत कम टाइम करना पड़ता है। तो और जब नोजोड देते हैं जो डिसीज सिक्रीशन से बनती है दवा, तब भी ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि मेडिसिन का डोज कैसा हो और किस तरह का उसमें रिपीटेशन हो। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर हैनीमन ने हमें गाइड किए हैं उनके डिफरेंट एडिशन के तहत। तो मैं ये कंक्लूड करना चाहती हूँ कि ये जो पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद में ये बहुत ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए कि डोज का सिलेक्शन और पोटेंसी का सिलेक्शन, ये सब डॉक्टर हैनीमन ने जितने भी रिसर्च वर्क किए हैं वो पढ़ के हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। मंजूषा जी, अभी आपके पास में हाफ एन आवर के आसपास और समय है। 20 मिनट्स यू कैन स्पीक मोर। सेशन 1 घंटे का होता है, अगर आप चाहेंगे तो आप बोल सकती हैं। मेरा ये सर मैंने इतना पूरा मेरा थोड़ा ज्ञात था, तो इतना मैंने तैयार किया है। ऐसे तो आपने पूरा समराइज कर दिया है सारे पोटेंशियल, सारे एडिशंस का। हाँ, लेकिन एक हैनीमैन के जब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन आने के पहले हैनीमैन साहब किस तरह का दवाई देते थे? हैनीमन सर तो क्रूड फॉर्म में ही जो दवा है वही डॉक्टर हैनीमन यूज करते थे ऑर्गेनॉन के पहले,
क्योंकि उनका इतना ध्यान नहीं था कि डोज किस तरह का होना चाहिए। उनका रिसर्च चालू ही था, इसलिए वो क्रूड फॉर्म में ही मेडिसिन पेशेंट को देते थे। जब उन्हें पता चला कि नहीं एग्रेवेशन हो रहा है, पेशेंट को ये डोजेस के साइड इफेक्ट चल रहे हैं, हो रहे हैं, तो फिर उनका इन्वेंशन डोज पे ज्यादा चालू हो गया। ये तो है, लेकिन दो हेलमेन का एक ट्रांजिशन स्टेज भी है। एक है ऑर्गेनन पब्लिश होने के बाद में, और ऑर्गेनन के जब क्रूड मेडिसिन देते थे वो, और उसके बाद में उसके बीच का जो स्टेज है उसको ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं। और उस समय में लेसर राइटिंग में आप पढ़ेंगे तो मैं उस पर थोड़ा सा फीडबैक देना चाहूंगा। हाँ हाँ लेसर राइटिंग में डॉक्टर हैनीमैन ने अपने डोज को स्टैंडर्डाइजेशन की बात करी है ना। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, इस माने कि एक मानकीकरण में दवा को नहीं दिया जाता था, तो केवल था कि लेसर राइटिंग में बहुत स्पष्ट दिया हुआ है। उस समय में उन्होंने एक छोटे से ग्लास में पानी का सॉल्यूशन में एक बूंद दवा डाल दिया और उसमें से एक चम्मच पानी पीने को दिया, और फिर उसके बाद में जब दूसरा डोज देने की बात आई तो उस पानी को फेंक करके पुनः उसमें जो रिपीटेशन की बात आपने की ना, तो वहाँ पर फिर से पानी मिला देने से उसका पोटेंशियल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बराबर। उसको उन्होंने यूज किया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको कि हम लोग को ध्यान में, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन के विषय में कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर हैनीमैन तो भी तो क्रूड मेडिसिन दिए थे, हैनीमैन भी तो कई दवा दिए थे। बिल्कुल दिए थे, लेकिन जब तक उनके दिमाग में हैनीमैनी होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फ्लरिश नहीं हो गया था। हाँ, उनका रिसर्च वर्क चल ही रहा था ना सर। चल ही रहा था, कभी ऐसा नहीं कहा है कि बहुत लार्ज अमाउंट में डोज दो। हाँ, तो कभी भी नहीं पहले से कहा। वो स्टिक थे हाँ, कि हाँ, हाँ, डोज शुड बी स्मॉलेस्ट। हाँ, स्मॉलेस्ट। और जैसे डिस्कवरी होती जा रही थी, जैसे उनका एक्सपेरिमेंट्स होते जा रहे थे, तो उस तरह से उन्होंने चेंज भी उनको किया है और हमें कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। और अगर ये हम ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट हम पेशेंट में देखते हैं। ये हमारा खुद का ये है। और अगर हैनीमन को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो फिर होम्योपैथिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हैनीमन ने ही होम्योपैथी का इन्वेंशन किया है। तो वो लोगों के साथ में तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ सर, क्योंकि हैनीमनियन थ्योरी जो है वही अडॉप्ट करना जरूरी है। अगर हमें ही पता नहीं चलता है कि क्या लॉज हैनीमन ने दिए हैं, हमें ही कहीं तो भी लैक्यूना है। इसलिए हम जो भी लोग हैनीमन को क्रिटिसाइज करते हैं वो मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ सर। हाँ, एक ये तो आपने बहुत अच्छा बात बोला कि क्रिटिसाइज करना गलत होगा, क्योंकि ये रिवॉल्यूशनरी चेंजेस था, वो चेंजिंग स्टेज था, पैटर्न था। उस बीच में तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। बहुत कुछ हैनीमन सर को अगर और ज्यादा उनको हेल्थ मिलती थी, उनका लाइफ बढ़ता था, तो शायद और कुछ इन्वेंशन भी उसमें वो कर सकते थे। ये तो मुझे बिल्कुल लगता आप है। फिफ्थ एडिशन में जो देखेंगे, उन्होंने बड़ा, कुछ लोग कहते हैं कि होम्योपैथी में पोटेंसी का कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है। गलत है होम्योपैथी सर। में ना बिल्कुल पोटेंसी का गाइडलाइंस दिया हुआ है, और आपने बहुत अच्छा से उसको एक्सप्लेन किया है। हाँ सर, कि क्योंकि हायर द फिफ्थ एडिशन में ससेप्टेबिलिटी हायर द पोटेंसी, लोअर द ससेप्टेबिलिटी लोअर द पोटेंसी। ये एक जनरल फार्मूला के रूप में भी आप यूज करते हैं। फिर टाइप ऑफ द मेडिसिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नेचर मिनरल के मेडिसिन। और एक सवाल और बहुत लोग के बीच में आता है कि नोसोड्स को क्यों हाई पोटेंसी में दिया जाए, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ सर, नोजोड जो है वो एक्चुअली डिसीज सिक्रीशन से बनते हैं। तो अगर नोजोड लोअर पोटेंसी में दिए जाए तो हम रिपीट एक तो कर नहीं पाएंगे, और उसमें एग्रेवेशंस के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर एग्रेवेशन हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो इट इज फैटल फॉर द लाइफ ऑफ पेशेंट। तो इसी वजह से हम जो है ज्यादा नोजोड रिपीट नहीं करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन हाई पोटेंसी में और जैसे सॉल्यूशन बना के हम रिपीट कर भी सकते हैं उसको, लेकिन हाई पोटेंसी में उसके बहुत अच्छे से मेडिसिन रिजल्ट्स मिलते हैं सर। मैंने बहुत बार बिल्कुल जनरल कंसेप्ट ही है। हाँ हाँ। लेकिन और एक नोजोड बात, हाँ एक बात था,
हाँ सर, नोज़ोड इटसेल्फ इज अ रेमेडी। मैं तो ये कहती हूँ कि हाँ अगर कोई केस में हम एक आधा मेडिसिन सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो एक आधा नोज़ोड भी वो पेशेंट को दे दिया जाए, तो बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स मैंने पेशेंट में देखे हैं सर। तो ये यहाँ भी नोज़ोड का वर्क जो है बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा बात बताया। और हाँ, नोसोड्स को अगर हम एक सेपरेट आई से देखेंगे कि हाँ, नोसोड्स होम्योपैथिक रेमेडी नहीं है, तब हाँ, गलत होगा। अगर आप कोई भी मेडिसिन को, जब तक जो पुराने फार्मेसी का फॉर्मूला था, हाँ, वो क्रूड मेडिसिन का फार्मेसी चलता था, हाँ, लेकिन हैनीमैन जो थे तो उन्होंने क्रूड मेडिसिन से अलग होकर के, तो हैनीमैनियन फार्मेसी जो है तो आपका हाँ, पोटेंटाइजेशन से शुरू होता है। जब बिल्कुल, बिल्कुल। पोटेंटाइजेशन की बात आती है तो मेडिसिन चाहे वो मिनरल किंगडम का हो, नोसोड्स का हो, सभी मेडिसिन का हाँ, इक्वलाइजेशन हो जाता है और एक ही बिल्कुल, लॉ उस पर लागू होने चाहिए, बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। मानना है। और सर, कुछ लोग का जो मैं देखता हूँ, हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि जो मैं तो हैनीमैनियन का फॉलोअर हूँ, हैनीमैन का फॉलोअर हूँ, मैं लो पोटेंसी देता हूँ क्योंकि हैनीमैन भी लो पोटेंसी देते थे। और हाँ, फिर पोस्ट हैनीमैनियन फॉलोअर्स में केंटियन एरा भी आता है, हाँ, हाँ, जो कि काफी हाई पोटेंसी। तो कुछ लोग केंटियन एरा में वाले लोग कहते हैं कि मैं तो हाई पोटेंसी देता हूँ क्योंकि मैं केंट का फॉलोअर हूँ। तो ये बिल्कुल, दोनों कॉन्सेप्ट को अगर आप बांध के चलेंगे, हाँ। फिक्स होके चलेंगे, तो ये गलत होगा। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ सर, पोसोलॉजी इज डिपेंडिंग अपॉन आवर एक्सपीरियंस। या लास्टली, जो पोसोलॉजी है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन ही है होम्योपैथी बोले तो इंडिविजुअल और उसको बहुत सारे फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एनवायरनमेंट है और पेशेंट का मेंटालिटी जो है, हैबिट्स, ये सब, टेम्परामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब में शायद हाई पोटेंसी में कहीं रिजल्ट्स मिलते भी है और लोअर पोटेंसीज में भी रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन वो होम्योपैथिक है, इन्वेंटेड बाय डॉक्टर हैनीमन, ये बहुत जरूरी है। और केंट भी तो फॉलोअर ही थे डॉक्टर हैनीमन के, तो इसके लिए वो स्टिक टू द हैनिमनियन थ्योरी। और सर मैं एक बताना चाहती हूँ नोजोड के बारे में कि जब ये कोविड का दौर चल रहा था, तो मैंने एक ऐसा आर्टिकल लिखा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोजोड एंड जो उन्होंने वैक्सीन दिए हैं, तो वो वैक्सीन और नोजोड में क्या डिफरेंसेस है, बिकॉज वैक्सीन आर आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम जो हाफली नोजोड के जैसे डिसीज प्रोडक्ट से ही होते हैं ना। तो फिर मैंने वो एक लगा कि लोगों को बताना चाहिए कि नोजोड क्या है और वैक्सीन क्या है। और तब उसका सिर्फ जो प्रिपरेशन है, हम लोग पोटेंटाइज करते हैं और वो एज अ इंजेक्शंस के माध्यम से वो देते हैं। वी कैन आल्सो प्रिस्क्राइब दैट नोजोड, जैसे कोविड का है तो हम पोटेंटाइज फॉर्म में हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो एक ऐसा आर्टिकल मैंने डिफरेंस बिटवीन नोजोड एंड होम्योपै सॉरी वैक्सीन, वो एक लिखा था मैंने। बेसिकली जो वैक्सीनेशन का जो थ्योरी है वो होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट है, हाँ सर, बिल्कुल, होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट है वैक्सीनेशन का। क्योंकि बिल्कुल, वहां बिल्कुल। भी आपको सिमिलर से लेकर के ही उसको हाँ, पोटेंटाइज करते हैं, पोटेंटाइज करते हैं। और वो सिमिलर को ही मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। तो हाँ, जहां पर जस्ट, सिमिलर की बात करते हैं, हाँ, हाँ। सिमिलर की बात करते हैं तो होम्योपैथी हो जाएगा। तो जो और आपका नया मेडिसिन, नया में सिस्टम आ रहा है हाँ, एलोपैथी में भी, तो वहां हाँ, भी होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट को बहुत कुछ इंक्लूड करते जा रहे हैं लोग, है बिल्कुल, ना। बिल्कुल, और बिल्कुल, देखिएगा कि इसके धीरे धीरे आने के कुछ समय के बाद में देखिएगा कि हैनीमैन के जो सारे प्रिंसिपल हैं तो आपको बिल्कुल, होम्योपैथी के अंदर में आ जाएगा। ये बिल्कुल, होम्योपैथी एलोपैथी के सारे मेडिसिन, और अभी इस दौर में लोग चल रहे हैं कि आप बिल्कुल, एलोपैथी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो जाएगा, जनरल सिस्टम हो जाएगा, जिसमें बिल्कुल। अंदर में होम्योपैथी भी होगा, एलोपैथी भी होगा, आयुर्वेद भी होगा, जिसको जहाँ यस, जैसे जरूरत हो। तो ये आने वाला, इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस की हाँ ज़रूरी अभी है। हाँ ये इंटीग्रेटेड दौर प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस का है। हाँ ये इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस की भी सरकार भी जोर दे रही है कि हाँ, प्रमोट इंटीग्रेशन किया है। है। डिफरेंट कम्युनिटी सेक्टर्स है, हमारे लोग का मेंटलिटी अलग है, कुछ लोग हार्ड वर्कर हैं, फिजिकल वर्कर हैं, कुछ लोग मेंटल बिल्कुल, वर्कर हैं। तो इन बिल्कुल, सभी को लेकर के आपको बिल्कुल, सभी को लेकर के आपको इसमें दिक्कत हो जाता है।
तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। कुछ बराबर। एक और ऑडियंस कुछ सवाल करना चाहते हैं, आप सवाल करेंगे तो मैं आपको म्यूट करता अनम्यूट करता हूँ। आप अनम्यूट कर दीजिए। हाँ सर, मैं तो नहीं, अनम्यूट हूँ। आपको नहीं कर, आप में अपने रहिए। हाँ, अच्छा, ओके। डॉक्टर राम प्रवेश, आप हाँ कुछ हाँ बोलना सर। चाह रहे थे, बोलिए। सर, हाँ सर, प्रणाम और बधाई हो। डॉक्टर मंजूषा संदीप जी को बहुत अच्छा हैंडमेड का जो फिलॉसफी है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बहुत बढ़िया बताए, पावर पर भी बताए। लेकिन एक डॉक्टर केंट जो कहते हैं कि किसी अनाड़ी होम्योपैथिक से उच्च शक्ति के दवा को लेने के बजाय, यानी जो अनाड़ी जो नहीं जानता है, अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी या सिमिलर, जो उच्च शक्ति के दवा लेने के बजाय निम्रों के हाथे चाकू का बार सहना पसंद करूंगा, लेकिन उच्च शक्ति की दवा नहीं पसंद करूंगा। ये डॉक्टर कैंट का फिलॉसफी है, डॉक्टर कैंट लिखते हैं। है ना। पृष्ठ, डॉक्टर कैंट लिखते हैं पृष्ठ संख्या 543 में लिखते हैं डॉक्टर कैंट, समझे ना। तो यह जो है ज्यादा उच्च शक्ति की दवा भी जो है, और जो सिलेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक फिलॉसफी, तो वह ज्यादा खतरनाक है। और यह जो केंट लिखते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपने थैंक यू जो सर, थैंक यू हाँ, सर। केंटनी भी तो जो मेंटल स्टेट पे ही ज्यादा स्ट्रेस दिया है, तो नेचुरली डॉक्टर हैनेमन ने तो वही बताया ना कि जहां जहां मेंटल कॉज है डिसीज का, वहां हाई पोटेंसी दो। तो वहां कंट्रोवर्सी करने की बात ही मुझे तो लगती है कि नहीं आना चाहिए। नहीं, डॉक्टर राम प्रवेश जो बोल रहे थे उसमें हाँ केंट का जो व्यूज है, उन्होंने कहा हाँ था हाँ कि जो केंट के व्यू को थोड़ा सा उन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया। वहां हाँ पर केंट ने यह कहा था कि हाँ मैं आदिवासी जंगलों और जो हाँ अफ्रीकन हैं उसके बीच में रहना पसंद कर लूंगा, लेकिन हाँ मल्टीपल होम्योपैथिक मेडिसिन के बीच में मैं रहना नहीं पसंद करूंगा। क्योंकि हाँ होम्योपैथी का जो मार होता है, तो यह हाँ एक ले प्रैक्टिशनर्स की बात नहीं है। ले बिल्कुल। प्रैक्टिशनर वैसे प्रैक्टिशनर्स जो कि हाँ होम्योपैथी के फिलोसफी पर विश्वास नहीं करते हैं, और बिल्कुल होम्योपैथिक दवा को भी एलोपैथी के जैसा यूज करते हैं। बराबर है, ये बराबर। उनके विषय में डॉक्टर हैनीमैन ने ये सॉरी डॉक्टर केंट का कहना केंटनी, था कि हाँ, जो लोग हैनीमैन यदि होम्योपैथी के अंदर में दवा जो है, डिस्गाइज माने हाँ, एक कहते हैं ना कि भेड़िया बिल्कुल, बिल्कुल। रंगा भेड़िया के जैसा है होम्योपैथी के अंदर में, वो हाँ, लोग उसके ऊपर मैंने उन्हें अटैक किया था। बराबर है, बराबर। दूसरा बात है जो कि डॉक्टर केंट ने बहुत बहुत मार्के की बात करी। डॉक्टर केंट जो थे तो स्वीडन बॉर्गेन फिलोसफी के थे, हाँ, और उनका जो फिलोसफी था लेवल बहुत ही हाई था, और बिल्कुल, इसलिए उनको मौका मिला कि कैसे वो आपको होम्योपैथी में मेंटल सिम्टम्स का बहुत बड़ा रोल दिया। आप जानते बिल्कुल, हैं होम्योपैथी को अगर चेंज करने के बाद जहाँ मेंटल होगा, तो मेंटल हाँ, से ज्यादा इमोशनल, और जहाँ इमोशंस ये सारी चीज हैं वो उससे बिल्कुल, ज्यादा नहीं हो सकता है। और सेंसिटिविटी वहाँ पर जो हायर मेंटल लेवल का आदमी होगा उसको हाई पोटेंसी लगेगा ही, है ना। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, डॉक्टर हैनीमैन ने कहा था, इसीलिए उन्होंने कहा, इसे नहीं बिल्कुल। कहा कि ये करना है, हाँ, इसलिए हाँ, कहा था कि हायर पोटेंसी को बराबर, यूज करना है। ये बिल्कुल। डॉक्टर केंट, केंटियन का हाँ, फिलॉसफी था। वो यस, ये यस, नहीं था, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको बिल्कुल, ये नहीं करना है, इसलिए उनकी बात ये थी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। तो ये बहुत अच्छा सेशन रहा। अभी हमारे पास में 10 मिनट और है, हम हाँ लोग सर, 10 मिनट और चर्चा कर सकते हैं। एक्चुअली ये सब्जेक्ट, ये इंफॉर्मेशन ही थोड़ी सिर्फ मैंने ऑर्गेनाइज के लिमिटेड की है, हाँ, इसलिए नहीं, थोड़ा सेशन एक जल्दी। चीज का एक हाँ, चीज का नागवरकर जी, हम्म, एक चीज का हमको ये भी ध्यान में देना चाहिए कि बिल्कुल, ये जो एलएम पोटेंसी है इसका भी इवोल्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ सर, हाँ डॉक्टर सर, एलएम पोटेंसी ने सेंटिसिमल से पहले डेसिमल, फिर सेंटिसिमल, और फिर हाँ, एलएम पोटेंसी पर आए। तो एलएम बिल्कुल, पोटेंसी आने के लिए उनका मेन था कि एग्जैक्ट सिमिलिमम, यस, एग्जैक्ट। तो उन्होंने इसका नाम पहले एलएम पोटेंसी नहीं दिया था, उन्होंने हाँ, क्विंक्वेंसिया प्रिंसिपल का, ये क्विंक्वेंशियल हाँ, मतलब एकदम ही
एक ही वाइब्रेशन लेवल पर, है ना। रिन्यूड डायनामाइजेशन हाँ, डायनामाइजेशन था उन्होंने हाँ, तो उनका ये एलएम कॉन्सेप्ट। पोटेंसी के लिए। जी जो जी। हैनीमन का ओरिजिनल वर्ड था वो रिन्यूड डायनामाइजेशन था, हाँ हाँ। लेकिन हैनीमन के डेथ के बाद में जैसे 78 इयर्स आफ्टर ये पब्लिश हुआ है, तो डॉक्टर पीरियड्स केमिट जो उनके फॉलोअर थे, तो उन्होंने फिर इसको 1/50,000 पार्ट हम रिड्यूस करते हैं ड्रग के पार्टिकल, इसकी वजह से उन्होंने एल स्टैंड फॉर 50 एंड एम स्टैंड फॉर 1000, तो इसकी वजह से उन्होंने एम पोटेंसी या 50 मिलीसिमल पोटेंसी ऐसा नाम डॉक्टर ये पीरियड्स बाद में डॉक्टर हैनीमैन ने एलएम नहीं दिया था, एलएम नहीं नहीं, हैनीमैन ने तो रिन्यूड डायनामाइजेशन दिया था। डायनामाइजेशन की बात करी यस थी। यस यस, ये बहुत अच्छा जानकारी है। और दूसरा चीज की ये जो एग्जैक्ट सिमिलिमम होना है हाँ ना, पेशेंट का, exactly. हर एक पेशेंट का सेंसिटिविटी अलग है, तो उसके Yes. जिसको कहते हैं ना परफेक्ट ट्यूनिंग, म्यूजिकल हाँ ट्यूनिंग, है ना। हाँ जब सभी संगीत तार एक साथ मिल जाते हैं, हाँ सभी तार एक जैसे मिल जाते हैं, तो वह बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलिमम होगा। और एग्जैक्ट सिमिलिमम होगा तो आपको वो जो है सो सिमिलिमम होगा। यस। राम और प्रवेश जी सर कुछ और कहना चाहते हैं? एक मिनट उनको भी मैं देता हूँ हाँ समय। हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ, बोलिए। हाँ सर, जैसे केंट बोले उसी तरह से डॉक्टर डनहम बोले हैं। डनहम बताए हैं कि यदि उच्च शक्ति की दवा दे रहे हैं तो एक बंदूक से छोड़ी गई गोली है, यदि निशाना लग गया, अकॉर्डिंग टू सिम्टम एंड सिमिलरिटी, यदि निशाना लग गया तो बीमारी जो है क्योर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये डनहम का डॉक्टर राम फिलॉसफी। प्रवेश जी, आप डॉक्टर डनहम को थोड़ा सा ठीक से पढ़िए। उसको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर डनहम ने यह कहा कि अगर होम्योपैथी जो सिमिलिमम है, अगर सिमिलिमम चाहे हाई पोटेंसी हो चाहे लो पोटेंसी हो, लेकिन अगर सिमिलिमम नहीं है तो वह बंदूक का गोली गलत निशाना होगा, गलत एक्शन होगा, हाँ, है ये ना। तो हम ही बता ही रहे हैं इस बात को, ये तो हाँ, कह ही इसको रहे अगर हैं। केस टेकिंग ठीक है, प्रॉपर से ठीक। नहीं की है हाँ, और वो फिजिशियन को ही प्रॉपरली नॉलेज नहीं है कि हम तो डिसीज बोल क्या रहे हैं है, अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी। दवा क्या है, तब जाके ये हो सकता है कि हवा में गोली चलाना जो बोलते हैं कि हाँ, प्रॉपर वो जो फिजिशियन है उसको ही प्रॉपरली नॉलेज नहीं है कि वो क्या दे रहा है और डिसीज क्या है, तो तब अगर एक आधा पेशेंट में अच्छे रिजल्ट्स मिल भी गए तो हम बोल सकते हैं कि नहीं हवा में गोली है, क्योंकि सेकंड टाइम वो उतने जो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन की बारी आती है तब जाके वो गड़बड़ा जाता है, हड़बड़ा जाता है कि हम अब क्या प्रिस्क्राइब करें पेशेंट को। तो ये देखिए। हाँ, लैक्यूना फिजिशियन में है, ना कि कौन से भी अपने पैथी में, ऐसा मुझे देखिए, ये लगता जो डनहम की बात, डॉक्टर केंट की बात, ये है। बिल्कुल इसलिए उभर करके आता है क्योंकि बिल्कुल जो ये है होम्योपैथी का डेवलपमेंटल पीरियड था, और बिल्कुल डॉक्टर हैनीमैन के समय तक डॉक्टर हैनीमैन को भी बहुत ज्यादा अपने सिस्टम में विरोध सहना पड़ा था। और आपको बिल्कुल एक हिस्ट्री बताता है कि डॉक्टर हैनीमैन को भी जो होम्योपैथिक एसोसिएशन बना था, तो उसमें होम्योपैथिक एसोसिएशन के वो पहले प्रेसिडेंट थे, लेकिन हाँ बाद में उनको प्रेसिडेंट से हटा दिया गया और उसके जगह हाँ पर कुछ मिक्सोपैथ लोग वाले लोग बैठ गए थे। तो ये बिल्कुल लड़ाई तो है, तो शुरू से चलता रहा है। और बिल्कुल इसको हैनीमैन का विरोध पहले भी था, आज भी है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि हम लोगों के पास में अलग अलग फिलोसफी के, हम लोग के पास में अलग अलग मेंटलिटी के आदमी लोग हैं। अब बिल्कुल बिल्कुल एलोपैथिक दृष्टिकोण से आप देखिएगा तो वो कभी भी एलोपैथिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो कभी भी आपको होम्योपैथी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं उनको, करें। हाँ, वो मेटेरियलिज्म पर इलाज करते हैं, और होम्योपैथ लोग जो है सो स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं, तो दोनों यस में यस मेल तो नहीं हो सकता है ना। तो बिल्कुल होम्योपैथी को हम लोग इसलिए कहते हैं इट इज द मीटिंग पॉइंट। होम्योपैथी बराबर जो है तो फिजिकल और मेंटल का मीटिंग पॉइंट है, इसको बिल्कुल होम्योपैथी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो जो एलोपैथी सिस्टम है वो सिर्फ जहाँ ऑपरेटिव केसेस है वहीं जाके बहुत अच्छा वो कर सकते हैं, बाकी के डिसीज तो वो बिल्कुल क्योर नहीं कर सकते, उनको तो फिर किसी आयुर्वेद को या होम्योपैथी को फिजिशियन के पास में ही उनको सब पेशेंट्स को भेजना पड़ रहा है आजकल। हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको एलोपैथिक मेडिसिन से बहुत सारी एलर्जी है, वो मेडिसिन ले ही नहीं पाते। मेरे पास में भी सर ऐसे बहुत सारे पेशेंट है कि उनको एलोपैथी मेडिसिन चलती ही नहीं है, तो आराम से वो होम्योपैथी 1-2 डोज से भी एक्यूट कंडीशन में रहे, क्रॉनिक
कंडीशन की जो एक्यूट है वो भी कंडीशन में आराम से उनको रिजल्ट्स आ जाते हैं सर। क्योंकि हमें पता है कि ड्रग की एक्शन क्या है और डिसीज क्या है। अगर ये फिजिशियन के माइंड में फिक्स है तो डोज और मेडिसिन आराम से कोई भी फिजिशियन प्रिस्क्राइब कर सकता है। लेकिन उसके लिए जो हैनीमैन का लिटरेचर है, मैं तो बच्चों को बोलती हूँ फर्स्ट ईयर को जब मैं पढ़ाती हूँ कि आप सिर्फ जो होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स है वो पूरी तरह पढ़ो, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा होम्योपैथिक अच्छी से प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस फिजिशियन में भी होना चाहिए और बच्चों में भी होना चाहिए। तो फिर होम्योपैथी का रथ जो है वो कोई नहीं रोक पाएगा, ऐसा मुझे लगता है सर। ये तो प्रॉब्लम जो है सो केवल एजुकेशन नॉलेज से रिलेटेड है, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग जो अच्छे से पढ़े नहीं हैं जो लोग, वही हाँ, लोग इसकी बात करते हैं, है ना, बिल्कुल, कि बिल्कुल, काम बिल्कुल। करता है नहीं करता है, बहुत दवाई देनी चाहिए। और हाँ, कुछ लोग इम्पेशेंट लोग होते हैं, हर एक तरह के आदमी होते हैं, उनको बिल्कुल, उनके पास में पेशेंस नहीं होता है, वो तुरंत बिल्कुल। तुरंत दवाई बदलते हैं। लेकिन हाँ, खासा होम्योपैथ बनने के लिए भी डॉक्टर हैनीमैन ने जो अपने फर्स्ट एफॉर्ज में जो कहा, बिल्कुल, हाईएस्ट प्रिंसिपल का जो उन्होंने आइडियल कहा, कि उसके लिए बिल्कुल, तो आपको होम्योपैथी का ज्ञान होना ही चाहिए। पहले बिल्कुल, आपका सिंसियरिटी होनी चाहिए, आपका लगनशीलता होना चाहिए कि मैं बिल्कुल, मानव जाति का इलाज कर रहा हूँ। मानव जाति कोई खेल नहीं है ना। बिल्कुल, मानव जाति सबसे उत्कृष्ट प्राणी है, और उस बिल्कुल, उत्कृष्ट प्राणी का जब हम इलाज करने जा रहे हैं तो हमें बड़ा संभल करके, धैर्य के साथ, पेशेंस के बिल्कुल, साथ में इलाज करना चाहिए। तो इन सारी बिल्कुल, बातों को चर्चा हम लोगों को निश्चित रूप से करते रहना चाहिए, और बिल्कुल। ये इस फोरम का भी यही मतलब है। हाँ, हाँ, हाँ सर। हम लोग बिल्कुल। आपस में ये चर्चा करें, और हाँ, इसी डिफरेंट कॉन्सेप्ट के, डिफरेंट प्रिंसिपल्स के प्रैक्टिशनर्स को हम लोग यहाँ इनवाइट करते हैं स्पीकर के रूप में, जो कि बिल्कुल, होम्योपैथी के ऊपर में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे, है ना, बिल्कुल। और लोगों का निरंतर पढ़ने का आदत बना ले। क्योंकि आदत बना ना, अगर ये रेगुलर नहीं पढ़ता है, बिल्कुल, रेगुलर नहीं पढ़ता है तो आपका अपडेटेड नहीं रहेगा, पुराना नॉलेज से बिल्कुल। लेकर के चलेगा। हाँ, हाँ। मंजूषा जी, आप अपना पीटी को आप डिसकंटिन्यू कर दीजिए, हटा दीजिए आप, क्योंकि अब ओके, समय हम लोग का खत्म होने वाला है। हम लोग ओके इसको, सर, हाँ ठीक, ओके। एंड करेंगे। प्रतिभा जी, आप कुछ बोलेंगे क्या? यस सर, थैंक यू सो मच मैम, मंजूषा मैम। आपने बहुत ही अच्छा अपने आज का एक्सप्लेनेशन दिया अकॉर्डिंग टू मास्टर हैनीमैन, उनके कॉन्सेप्ट को और डिफरेंट एडिशन के साथ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड डोजेस के बारे में बताया। और अपने मास्टर हैनीमैन ने ड्रग प्रूविंग में भी बताया है कि हमें माइन्यूट डोजेज के को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ स्मॉलनेस सो ऑफ डोज पहले से डॉक्टर हैनीमैन का था, और एलएम पोटेंसी तक भी डॉक्टर हैनीमैन ने स्मॉलनेस ऑफ डोज वो जो है वो कंटिन्यू रखा है। और एलएम पोटेंसी में तो डॉक्टर हम लोग एज पर रूल, एज पर आवर प्रिंसिपल, वी कैन रिपीट इट सो मेनी टाइम्स एज इट इज वेरी सेफ व्हाइल वी आर प्रिस्क्राइबिंग दिस मेडिसिन टू द पेशेंट। तो इस तरह का अगर हम प्रिस्क्राइब करें डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा पेशेंट में रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक सवाल और उठता है हाँ सर। कि आज अगर हैनीमैन 6th एडिशन के बाद में 7th एडिशन क्यों नहीं हुआ, ये भी अ, सवाल उठता है। अगर 7th एडिशन, मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर हैनीमैन अगर होते तो हाँ, 7th एडिशन में वो कहते दवा तो उन्होंने, बल्कि इसका हिंट जो है तो 6th एडिशन और 5th एडिशन में दे दिया था 283 फॉल में, कि हाँ, मेडिसिन जो है इतना डाइल्यूटेड है, इतना डायनेमिक है, उसके अंदर में कोई मॉलिक्यूल नहीं है, नॉन मॉलिकुलर मेडिसिन से मॉलिक्यूल के लेवल से बिल्कुल ही आगे है, तो इसको जी। कैसे दवा प्रिस्क्राइब किया जाए? तो नहीं ये, सर, ये जो हाँ, एलएम पोटेंसी जो है डॉक्टर हैनीमन ने 30 पोटेंसी तक ही बनाने के लिए हमें इजाजत दी है। क्योंकि नहीं, मॉलिक्यूल तो नहीं है लेकिन मॉलिक्यूलर मेमोरी जो है वो दवा में अपने है। और मॉलिक्यूलर मेमोरी 30 के बाद में वीक होती जाएंगी तो वो वर्क नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 7th एडिशन में भी डॉक्टर हैनीमन हमें थोड़ा सा जो ड्रग की क्वांटिटी पे हमें गाइडलाइन करते थे। बिल्कुल। अभी आने वाले समय में, अभी सीसीआरएस में इस पर वर्क भी हो रहा है। हाँ, जैसे हम लोग ग्रेडिंग के ऊपर में काफी ये सब जो वर्क हो रहे हैं,
उसमें आपको जैसे बॉनी गेसेस ने 3 ग्रेडिंग किया, केंट ने 3 ग्रेडिंग किया है, तो अब उसको लाइकलीहुड रेशियो से जोड़ा है। तो लाइकलीहुड रेशियो आने वाला समय में लाइकलीहुड रेशियो एक कॉन्सेप्ट बनेगा और वहां पर आपको पेशेंट का ससेप्टेबिलिटी को हम लोग ज्यादा समझ पाएंगे। तो इसके साथ में प्रतिभा जी, हम लोग का सेशन समाप्त हो रहा है एंड आप मैडम को थैंक्स करेंगे और इस सेशन को बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज के इस फोरम से जुड़ने के लिए। आप निवेदन करती हूँ कि फिर से आप इस फोरम से जुड़े। सो धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर। आशीर्वाद में मुझे पहले से ही भी था और ऐसे ही रहेगा, ये मैं आशा करती हूँ और सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सब टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है जो मुझे आज अवसर दिया है। थैंक यू सो मच। आप इसको अपना पीपीटी आप हटा ही नहीं है, अभी पीपीटी को शेयर बंद कर दीजिए, शेयर को पूरा बंद कर दीजिए। एंड द सेशन इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर Ajini Michael for the English session. Now you can start your session, madam.